नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मिता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं NCERT कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण का सेकंड चैप्टर। और इसमें हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत का मैदान। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। अतः ये जो तीनों नदियां हैं, ये है सिंधु नदी और ये है गंगा और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से इस मैदान की रचना हुई है। ये तीनों नदियाँ बड़ी ही मात्रा में अपने साथ जलोढ़ लेकर आती हैं। ये जलोढ़ आपस में टकरा कर मिट्टी जैसे बन जाते हैं, चूरा बन जाते हैं और इन नदियों के साथ मैदानी भागों तक पानी के साथ आ जाते हैं। और जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदी इन मिट्टी को मैदानी भागों में बिछाती चली जाती है और इसीलिए इस मैदानी क्षेत्र को जलोढ़ मिट्टी का मैदान भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। ये देखिए, ये पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर सतलुज नदी तक पश्चिम से पूर्व में इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि इन मैदानों की लंबाई पश्चिम में सतलुज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 3200 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। अब हम समझ लेते हैं कि जलोढ़क होते क्या हैं। जलोढ़क अथवा अलूवियम उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया गया हो तथा कहीं अन्यत्र जमा कर दिया गया हो। यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में सख्ती से बंध कर कोई ठोस शैल नहीं बनाते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष नदियाँ मिट्टी का जमाव करती जाती हैं एक के ऊपर एक, इसलिए ये परतदार होते हैं और ये ठोस सेल नहीं होते हैं क्योंकि ये मिट्टी की परत प्रतिवर्ष इसमें नई जमती चली जाती है। आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले है भावर, दूसरा है तराई और तीसरा है जलोढ़ मैदान। सबसे पहले हम देखेंगे भावर। वीडियो की सहायता से भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। भावर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ यहाँ पर भारी जलवार जैसे बड़े शैल और गोलास में जमा करती चलती हैं। भावर में पर्वतों से जब नदियाँ नीचे उतरती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर का जमा पर्वतों के किनारे किनारे करती चलती हैं और इन्हीं अवसादों को हम भावर कहते हैं। पर्वतों से उतरने के बाद नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, तराई। भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। इस प्रदेश में नदियां धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती। यह क्षेत्र अनूप बन जाते हैं जिसे तराई कहते हैं। भावर में जो नदियां विलुप्त होती हैं वो तराई में बाहर निकलकर सतह पर प्रवाहित होती हैं तथा इनमें दलदल कीचड़ अधिक होता है, इसलिए यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से भी संपन्न होते हैं। जैसे हम मानेंगे कि ये नदी जो है वो भावर क्षेत्र में बह रही है और फिर ये ज़मीन में कहीं अंदर विलुप्त हो जाती है। फिर ये नदियाँ कहीं दूर जाकर मैदानी क्षेत्रों में बाहर निकलती हैं
जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ये काफ़ी दलदला और कीचड़ वाला होता है। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जलोढ़ मैदान। सुविधा की दृष्टि से जलोढ़ मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बांगर और दूसरा है खादर। साथियों, हम बताना चाहते हैं ये 2 नदियां हैं और 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। फिर इन नदियों में बाढ़ का पानी जहाँ तक पहुँच जाता है वो क्षेत्र खादर कहलाता है। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ बाढ़ का पानी आसानी से आ जाता है और ये खादर भूमियाँ कहलाती हैं। और जिन क्षेत्रों में जैसे बांगर भूमि है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वो बांगर भूमियाँ कहलाती हैं। आइए अब थोड़ा इन्हें विस्तार से समझ लेते हैं। बांगर भूमि के उस उच्च भाग को कहा जाता है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। इनमें चूना कंकड़ पाए जाते हैं। यह पुरानी जलोढ़ होने के कारण नवीन जलोढ़ की तुलना में कम उर्वर होते हैं। बांगर मिट्टी के प्राय और समतल तथा अधिक कंकड़ वाले क्षेत्र को भूड़ कहा जाता है। समझ लीजिएगा, जहाँ पर मिट्टी के प्राय तथा समतल और अधिक कंकड़ वाले क्षेत्र को भूड़ कहा जाता है और पंजाब के मैदानों में से धाया कहा जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि धाया किस मिट्टी के को कहा जाता है, तो बांगर को धाया के पंजाब क्षेत्र में कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग और उत्तराखंड के भागों में भी पाए जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं खादर भूमि के निचले मैदान या भाग हैं जहां हर साल बाढ़ का पानी नई जलोढ़ मृदा बिछा देता है, जिसके कारण यह अधिक उर्वर होते हैं और पंजाब के मैदानों में से बेट कहा जाता है। ठीक है, बांगर को धाया और खादर को बेट कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जलोढ़ मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दन और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालूरोधिका, बिसर, गोखुर झील, गुम्फित नदियाँ आदि पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालूरोधिका उपस्थिति के लिए जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नदी द्वीप किस नदी में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएँ बनाती हैं। चलिए अब हम समझते हैं नदी बिसर। इस वीडियो की सहायता से आप समझ सकते हैं कि नदी जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जा रही है, यही नदी बिसर हैं। अब हम समझेंगे गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है। देखिए, ये जो नदी है ये सीधी आ रही थी। अब यहाँ पर जब कंकड़ पत्थर का जमाव हो जाता है तो नदी अपना रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा कर लेती है। फिर जब यहाँ भी यही स्थिति होती है, फिर नदी अपना रास्ता टेढ़ा कर लेती है और इन टेढ़े मेढ़े मोड़ को ही हम बिसर कहते हैं। परंतु जब कभी कभी ये बिसर नदी का ये रास्ता बहुत अधिक टेढ़ा होने लगता है और यहाँ पर नदी के जलोढ़ जमा होने लगते हैं, तो जो नदी घूमकर जा रही थी तो घूमकर न जाकर वो सीधी चली जाती है और ये वाला जो भाग है इसका संबंध नदी से टूट जाता है और एक झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी को गोखुर झील कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा। ये नदी बहकर आ रही है और समुद्र के पास जहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है वहाँ ये कई धाराओं में बट जाती है। ये देखिए कई धाराओं में बटी हुई है ये, और इसके जो बीच का क्षेत्र है, ये जो मिट्टी है ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। सामान्य तौर पर डेल्टा मैदान सपाट होते हैं तथा इनकी
समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर होती है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदियों के मध्य जल विभाजक हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की गई है डेल्टाई क्षेत्र कितने उर्वर होते हैं। चलिए, इस डेल्टा में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट की खेती की जाती है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और वीडियो में यहाँ पर चावल की खेती को दिखाया गया है। और आपको पता है कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। साथ में ही यहाँ पर खेती अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर लोगों को रोजगार की संभावना भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या बांग्लादेश में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और बांग्लादेश जो है सुंदरबन के डेल्टा में ही स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। नदी द्वीप, अब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर मुझे आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। नदी द्वीप कौन सी नदी पर पाए जाते हैं? पहला है गंगा नदी, दूसरा सिंधु नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी और चौथा है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब, पंजाब, ये दो ही ऑप्शन है, इसमें से आपको मुझे आंसर देना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इसमें आपको कोई समस्या हो या परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।